संसद के बजट सत्र में सोमवार को वह दृश्य देखने को मिला जिसने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच को सियासी तूफान में बदल दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डोकलाम और चीन का जिक्र छेड़ा, लोकसभा अचानक शोर, आपत्तियों और तीखी नोकझोंक का अखाड़ा बन गई। वजह बनी एक ऐसी किताब जो छपी नहीं लेकिन संसद की कार्यवाही को झकझोर गई। बता दें कि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की कथित आत्मकथा का हवाला देते हुए चीन की सैन्य गतिविधियों पर सवाल उठाने की कोशिश की। उनका दावा था कि डोकलाम संकट के दौरान हालात सरकार के बताए से कई ज्यादा गंभीर थे, लेकिन राहुल के बोल पूरे होने से पहले ही सत्ता पक्ष सतर्क हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू एक साथ खड़े हो गए और राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सरकार का कहना था कि जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है वह प्रकाशित ही नहीं हुई और ऐसे में उसका हवाला देना संसद के नियमों के खिलाफ है। वही विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार असहज सवालों से डर रही है। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। डोकलाम, चीन और एक बिना छपी किताब ने बजट सत्र को राजनीतिक रणभूमि में बदल दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही उस वक्त अचानक थम सी गई जब लोकसभा के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया। 2 फरवरी 2026 की दोपहर सदन में वो मंजर देखने को मिला जहां शब्दों से ज्यादा शोर बोल रहा था और तर्कों से पहले नियमों की दीवार खड़ी कर दी गई। मुद्दा था डोकलाम, चीन और एक ऐसी किताब जो छपी ही नहीं लेकिन संसद के केंद्र में आ खड़ी हो गई। जानकारी दे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने सीधे निशाना साधा बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर। राहुल का आरोप था कि कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी जवाब में राहुल ने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की कथित आत्मकथा का जिक्र छेड़ दिया। राहुल का दावा था कि इस किताब में डोकलाम संकट और चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर गंभीर खुलासे किए गए हैं। यहाँ तक कि चीनी टैंक भारतीय पोजीशन से कुछ 100 मीटर की दूरी तक पहुँच गए थे, लेकिन राहुल के शब्द पूरे हो पाते उससे पहले ही सत्ता पक्ष की बेंचों पर हलचल तेज हो गई। जानकारी दे कि सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। कड़े लहजे में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वह प्रकाशित ही नहीं हुई। ऐसे में सदन को गुमराह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो वही दर्शकों, राजनाथ सिंह के बैठने से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए। उन्होंने सीधा सवाल दागा, क्या राहुल गांधी यह स्पष्ट करेंगे कि यह पुस्तक प्रकाशित हुई है या नहीं। अमित शाह ने कहा है कि संसद में किसी अप्रमाणित, अप्रकाशित सामग्री को पढ़ना नियमों के खिलाफ है। तो वही दर्शकों, इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभालते हुए कहा है कि संसद भावनाओं से नहीं नियमों से चलती है। उन्होंने राहुल को टोकते हुए कहा है कि बिना छपी किताब का हवाला देना सदन की प्रक्रिया का उल्लंघन है। ऐसे में दर्शकों, 3 वरिष्ठ मंत्रियों के एक साथ खड़े होने से सदन में हंगामा और तेज हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हुई। शोर इतना बड़ा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्पीकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है उस पर संसद में चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में दर्शकों, राहुल गांधी भी पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि वह उसी किताब का जिक्र कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से जुड़े अहम संदर्भ लिखे गए हैं। राहुल का आरोप था कि सरकार सच्चाई से डर रही है। उन्होंने कहा, अगर इसमें कुछ गलत नहीं है तो मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह लोग किताब से डर रहे हैं। ऐसे में इस बयान ने सत्ता पक्ष को और आक्रामक कर दिया। राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि उस किताब में गलत और भ्रामक तर्क दिए गए थे, इसलिए उसे प्रकाशित होने से रोका गया। अब उसी गलत सामग्री को संसद में पढ़ना पूरी तरह अनुचित है। ऐसे में दर्शकों, हंगामे के बीच विपक्ष को भी समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया कि राहुल को अपनी बात रखने दी जाए। अखिलेश ने कहा है कि चीन और सीमा से जुड़े मुद्दे संवेदनशील जरूर है, लेकिन उन पर चर्चा से भागा नहीं जा सकता।
ऐसे में दर्शकों, हालांकि स्पीकर अपने फैसले पर अडिग रहे, उन्होंने राहुल को सदन की मर्यादा और नियमों की याद दिलाई और आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कुछ देर तक सदन में शोरगुल जारी रहा और कार्यवाही बाधित होती रही। ऐसे में दर्शकों, यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक किताब या एक बयान तक सीमित नहीं रहा। यह टकराव दरअसल उस बड़ी लड़ाई की झलक था जहां राष्ट्रवाद, सुरक्षा, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मुद्दे आमने सामने खड़े दिखे। एक तरफ सरकार का तर्क था कि संसद की गरिमा और नियम सर्वोपरि है, तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप था असहज सवालों से बचने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। डोकलाम, चीन और एक बिना छपी किताब, इन तीनों ने मिलकर बजट सत्र को सियासी अखाड़े में बदल दिया। अब सवाल ये नहीं है कि किताब छपी थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या संसद में असहज सच बोलने की गुंजाइश बची है। और यही सवाल इस पूरे हंगामे को एक साधारण बहस से कई आगे ले जाता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। रविवार को संसद में पेश हुआ बजट 2026 महज आय व्यय का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव का नया मैदान बन गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट पेश किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित NDA नेताओं ने इसे भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब बताया। सरकार का दावा है कि यह बजट ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रखता है। लेकिन इसी बजट ने विपक्ष को सरकार पर सीधा हमला बोलने का मौका भी दे दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बजट देश के असली संकटों से आंख मूंदे हुए है। न युवाओं के हाथ में नौकरी है, न किसानों को राहत और न ही मैन्युफैक्चरिंग को संजीवनी। उनके इस हमले का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखे अंदाज में दिया और विपक्ष को फैक्ट के साथ बात करने की चुनौती दे डाली। बता दें कि बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रोथ बनाम ग्राउंड रियलिटी की बहस खुलकर सामने आई। सेमीकंडक्टर मिशन, रियल अर्थ कॉरिडोर और MSME पर जोर के बीच कई राज्यों ने खुद को नजरअंदाज किए जाने का आरोप भी लगाया। सवाल यही है, क्या बजट 2026 वाकई भारत को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा या यह सियासी दावों और आरोपों की जंग बनकर रह जाएगा। दर्शकों, जानकारी दे कि देश की संसद में रविवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया, तो सत्ता पक्ष की बेंचों पर तालियों की गूंज थी और विपक्ष की कतारों में सवालों की बौछार। बजट पेश होते ही साफ हो गया कि ये बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक संघर्ष की पटकथा भी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर NDA के तमाम नेताओं ने इस बजट को विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला रोड मैप बताया। सरकार का दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ग्रोथ की ये तस्वीर जमीन पर भी उतनी ही चमकदार है? जानकारी दे कि बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष, खासकर राहुल गांधी के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। राहुल गांधी ने बजट पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने असली संकटों से आंखें मूंद ली है। युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, मैन्युफैक्चरिंग गिरावट में है, निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और किसान लगातार संकट में है। ऐसे में दर्शकों, इस पर वित्त मंत्री का जवाब भी सीधा लेकिन सख्त था। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी किस कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर किसी के पास फैक्ट्स है तो वो सामने रखे। राजनीतिक तौर पर आलोचना करनी है तो स्वागत है। तो वही दर्शकों, वित्त मंत्री ने दो टूक कहा है कि सरकार ने उन सेक्टर्स पर फोकस किया है जो वैश्विक दबाव से जूझ रहे हैं। MSME, टेक्सटाइल, लेदर, ग्रामीण रोजगार, किसान, वैल्यू एडिशन और महिला उद्यमिता। सरकार का दावा है कि बजट का असली लक्ष्य है आम आदमी को वैश्विक अस्थिरता से बचाना। दर्शकों, सीतारमण के मुताबिक सरकार ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर जोर दे रही है, ताकि लंबे समय में प्रोडक्टिविटी बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हो। तो वही दर्शकों, बजट का सबसे हाईटेक चेहरा सामने आया सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। वित्त मंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है और भारत इसमें पीछे नहीं रहेगा।
हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपए, टियर 2 और टियर 3 शहरों पर खास फोकस और 40,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। सरकार इसे आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बता रही है। इतना ही नहीं, रियल अर्थ मटेरियल को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि भारत को मैग्नेट और हाई टेक मटेरियल के लिए विदेशी निर्भरता से छुटकारा मिल सके। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मुकर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बजट को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया। उनका कहना है कि किसानों के लिए एमएसपी पर कोई ठोस फैसला नहीं है, न युवाओं के लिए रोजगार का भरोसा, न उद्योगों और टैक्स में राहत। यानी पंजाब की उम्मीदें एक बार फिर खाली रह गई। तो वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बजट को ही दिशाहीन बता दिया। ममता का आरोप है कि बंगाल को एक पैसा नहीं मिला और 3 कॉरिडोर की बातें सिर्फ खोखले वादे हैं। वही आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बजट में रोजगार और प्रति व्यक्ति आय को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की बातें तो हो रही है, लेकिन देश की विशाल युवा आबादी के लिए वास्तविक नौकरी कहाँ और कैसे पैदा होगी, इस पर बजट चुप है। बिहार के लिए भी निराशा कम नहीं। बाढ़ प्रबंधन, पुनर्वास और सिंचाई जैसे पुराने और गंभीर मुद्दों पर किसी विशेष पैकेज का न होना एक बार फिर केंद्र राज्य टकराव को हवा दे रहा है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल यही है, क्या ये बजट वाकई भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा या फिर विपक्ष के आरोपों की तरह ये भी जमीनी हकीकत से दूर एक और दावा बनकर रह जाएगा। फिलहाल सरकार ग्रोथ की कहानी सुना रही है, विपक्ष ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा है और देश देख रहा है आंकड़ों की जंग बनाम आम आदमी पार्टी की जंग। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। देश का बजट आया है, लेकिन बजट के साथ ही सियासी पारा भी चरम पर पहुंच गया है। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बता रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट करार दिया है। दर्शकों, बता दें कि केजरीवाल का कहना है कि देश आज 2 सबसे बड़ी चुनौतियों बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन बजट में इन समस्याओं से निपटने का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नजर नहीं आता। उन्होंने यहां तक दावा किया कि पूरे बजट में गोवा का नाम तक नहीं लिया गया, जिससे केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उनके मुताबिक ये बजट किसान, युवा, नारी शक्ति और वंचित वर्ग के उत्थान के साथ साथ रोजगार, नवाचार और बुनियादी ढांचे को नई गति देने वाला है। अब सवाल यही है, क्या यह बजट आम आदमी की मुश्किलें कम करेगा या सियासी आरोप प्रत्यारोप की आग को और भड़काएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि देश का बजट आया, लेकिन बजट के साथ ही सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ केंद्र सरकार इसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला दस्तावेज करार दे रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट 2026 पर बड़ा दावा किया, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक बताया है। सवाल ये है, क्या ये बजट आम आदमी को राहत देगा या उसकी मुश्किलें बढ़ाएगा। जानकारी दे कि केंद्रीय बजट 2026 पेश होते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार देश की सबसे बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। तो वही केजरीवाल का दावा ये भी है कि भारत 2 बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन बजट में इन दोनों से निपटने का कोई ठोस रोड मैप नजर नहीं आता। उन्होंने कहा है कि युवाओं के हाथ में डिग्रियां है, लेकिन नौकरियां नहीं, और बजट में रोजगार देने का कोई साफ ब्लूप्रिंट नहीं दिखता।
दर्शकों बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया है कि यह बजट महंगाई को और बढ़ाएगा, बेरोजगारी पैदा करेगा। बच्चों और युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दर्शकों केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने गोवा को लेकर भी केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि पूरे बजट भाषण में गोवा शब्द तक का जिक्र नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार ने गोवा को पूरी तरह भुला दिया हो। गोवा की मौजूदा स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 15 सालों से गोवा में बीजेपी की सरकार है और इस दौरान राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। उनका दावा है कि गोवा में आज भी लोगों को पानी, सीवर, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। हालात ऐसे है कि लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। दर्शकों जानकारी दें कि केजरीवाल ने आगे कहा है कि गोवा की जनता अब विकल्प चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां अंदर खाने एक दूसरे के लिए काम कर रही है और आम आदमी को कोई सच्चा विकल्प नहीं दिया गया। तो वही दर्शकों बजट को लेकर तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मुकर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। जानकारी दी कि सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देता है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट हर वर्ग को सशक्त बनाने वाला है। रेखा गुप्ता ने बताया कि यह बजट आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करेगा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और संसाधनों तक सभी की समावेशी पहुंच सुनिश्चित करेगा। दर्शकों बता दें कि रेखा गुप्ता ने बताया कि बजट 3 बड़े कर्तव्यों पर आधारित है: तेज आर्थिक विकास, नागरिकों की अपेक्षाओं की पूर्ति और समावेशी विकास। उन्होंने कहा है कि किसान, युवा, महिलाएं और वंचित वर्ग इस बजट के केंद्र में है। उनका दावा है कि किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक ताकत बनाने पर खास जोर दिया गया है। रेखा गुप्ता के मुताबिक स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी क्षेत्रों में निवेश से न सिर्फ नवाचार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के लिए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा है कि यह परियोजना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देगी और महानगरों के विकास को गति मिलेगी। ऐसे में दर्शकों एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये बजट आम आदमी की जेब पर बोझ डालेगा, तो दूसरी तरफ सरकार इसे भविष्य का विजन बता रही है। सवाल ये है कि क्या महंगाई से परेशान जनता को राहत मिलेगी, क्या बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी, या फिर यह बजट सिर्फ कागजों पर ही मजबूत साबित होगा। दर्शकों बजट को लेकर राजनीतिक जंग तेज है, दावे आमने सामने हैं। अब फैसला वक्त करेगा कि यह बजट जनता के लिए उम्मीद बनेगा या बहस का नया मुद्दा। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शौक, सत्ता और सियासत आपस में टकरा रहे हैं। एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार के निधन के बाद राज्य की राजनीति में जो खालीपन बना उसे भरने की कोशिश ने एक नया राजनीतिक अध्याय खोल दिया है। उसी अध्याय की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली लाइन है सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना। शनिवार 31 जनवरी को राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह ने न सिर्फ सत्ता की तस्वीर बदली बल्कि विपक्ष को भी नए सिरे से हमला करने का मौका दे दिया। बता दें कि शपथ के तुरंत बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देकर परिवारवाद पर तंज कस दिया है। तो वही एनसीपी के भीतर उठ रहे सवालों और विलय की अटकलों पर पार्टी नेतृत्व को सफाई देनी पड़ी। एक और अनुभवहीनता पर सवाल उठे, दूसरी ओर अजीत दादा की विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा किया गया। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता संरचना, एनडीए की मजबूती और एनसीपी के भविष्य से जुड़ा बड़ा सियासी संकेत है। सवाल यही है, क्या सुनेत्रा पवार सत्ता की विरासत संभाल पाएगी
या यह फैसला आने वाले दिनों में नई राजनीतिक हलचल को जन्म देगा। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त शोक, सत्ता और सियासी संदेशों के त्रिकोण में फंसी है। एक तरफ एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार का अचानक निधन और दूसरी तरफ उसी शोक की छाया में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना। यह सिर्फ एक शपथ विधि समारोह नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। जानकारी दें कि 31 जनवरी शनिवार मुंबई में राजभवन का दरबार सजा हुआ था। मंच पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सामने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सत्ता के तमाम चेहरे, और उसी मंच पर सुनेत्रा पवार, जिन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। अजित पवार की अनुपस्थिति हर किसी को खल रही थी, लेकिन सत्ता का पहिया रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है नए चेहरों के साथ। जानकारी दे कि सुनेत्रा पवार को आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक विकास और वक्फ जैसे अहम विभाग सौंपे गए हैं। हालांकि जिस वित्त विभाग को अजित पवार की पहचान माना जाता था, अब वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। यह फैसला भी अपने आप में कई सियासी संकेत देता है, संतुलन का, नियंत्रण का और भविष्य की रणनीति का। लेकिन असली राजनीतिक गर्मी शपथ लेने के बाद शुरू हुई। दर्शकों, बता दें कि शिवसेना यूबीटी के सांसद और मुखर नेता संजय राउत ने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज की धार तेज कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि अब परिवारवाद के आरोपों से पीएम मोदी को मुक्ति मिल गई है। राउत का इशारा साफ था, जो प्रधानमंत्री सालों से परिवारवाद को राजनीति का सबसे बड़ा पाप बताते रहे, आज वही सुनेत्रा पवार को बधाई देते नजर आए हैं। राउत ने हालांकि ये भी जोड़ा कि अजित पवार बड़े नेता थे, उनकी पार्टी थी, उनके विधायक थे और बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने का फैसला पार्टी का आंतरिक निर्णय भी था। उनके शब्दों में कहे तो किसे डिप्टी सीएम बनाना है, ये उस पार्टी का अधिकार है। अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव समय के साथ आ जाता है, यानी तंज भी और एक सीमित स्वीकारोक्ति भी। तो वही दर्शकों, इधर एनसीपी के भीतर उठे सवालों और अफवाहों पर सुनील तटकरे ने खुलकर मोर्चा संभाला। अजित पवार के निधन के बाद यह कयास तेज हो गए थे कि एनसीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के बीच विलय की पटकथा तैयार हो चुकी है और 12 फरवरी को बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन तटकरे ने इन अटकलों पर सीधा ब्रेक लगा दिया। एनसीपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दो टूक कहा है कि लोग कुछ भी कहे, हमारा रुख बिल्कुल साफ है। हम अजित दादा की विचारधारा पर चलेंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा है कि बीजेपी के साथ जाने का फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि अजित पवार के नेतृत्व में सामूहिक निर्णय था। मैंने अजित पवार की सहमति के बिना कभी कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया। तो वही सुनेत्रा पवार को इतनी जल्दी शपथ दिलाए जाने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर भी तटकरे ने जवाब दिया। उनका कहना था कि संविधान सबको राय रखने का अधिकार देता है, लेकिन यह फैसला महाराष्ट्र के हित और एनसीपी को मजबूत करने के लिए लिया गया है। उनके मुताबिक राज्य को स्थिरता चाहिए थी और अजित पवार के विकसित महाराष्ट्र के विजन को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी था। तटकरे ने यह भी साफ किया है कि पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर फैसला पूरी तरह आंतरिक मामला है और एनडीए के भीतर रिश्ते सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में तो सवाल यही है, क्या सुनेत्रा पवार केवल एक संक्रमणकालीन चेहरा है या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई ताकत? क्या एनसीपी सच में अजित पवार की विचारधारा पर एकजुट रह पाएगी और क्या परिवारवाद पर छिड़ी बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी? फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां भावनाएं भी है, सत्ता की गणित भी और हर फैसले के पीछे एक बड़ा सियासी संदेश भी छिपा हुआ है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।